अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली बीकॉम 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और बीकॉम 2 के जो हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 है, वो है हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग। और ये जो मशहूर है ये बेसिकली CPR के नाम से मशहूर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के नाम से। तो आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन है, इसका क्वेश्चंस का फॉर्मेट है और इस चैप्टर में जो आने वाले मसाइल हैं या जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने के बारे में है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली आया कहाँ से है। बेसिकली हमारे पास एक और मेथड है कॉस्टिंग का, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कस्टमर हमें ऑर्डर करता है, हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको हम प्रोडक्ट क्या करके देते हैं, बनाकर देते हैं। कोई कस्टमाइज टाइप की जो प्रोडक्ट होती है वो उसके मुताबिक होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली वहाँ अप्लाई होता है जहाँ 3 कंडीशंस पूरी हों। नंबर 1, प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज़ करती हैं, जहाँ पर हम प्रोडक्शन में मटेरियल, लेबर, FOH अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो यूनिट्स हमें कंप्लीट हो जाएं उनकी कीमत निकालना, कॉस्ट निकालना, ख़र्चा निकालना, जो नुकसान हो गया है एबनॉर्मल लॉस में उसका ख़र्चा निकालना, और जिन यूनिट्स पर अभी काम होना बाकी है इन प्रोसेस उन पर कितनी लागत आई है ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग का ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ है और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसी प्रोडक्शन करती है जो कि होमोजीनियस हो, एक जैसी हो, उनमें कोई डिफरेंशिएट ना कर सके, ठीक है, कस्टमाइज प्रोडक्ट ना हो, ठीक है। ये एक ऐसी मिसाल है कि एक जनरल स्टोर में आप जाते हैं और वहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनी होती हैं, पहले से ही बनी होती हैं, ठीक है, एक ही किस्म की, आपके साइज़ के मुताबिक है या नहीं है उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आपको सूटेबल है तो आप परचेस कर लें, नहीं तो आप छोड़ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस कॉस्टिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है, ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है, ठीक है। और ये एग्जांपल्स इसकी आप समझ लें कि जो बॉल पॉइंट्स कंपनीज बनाती हैं, पेंसिल्स वगैरह, शुगर वगैरह की कंपनी है, या सीमेंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो कंपनीज इसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग को अप्लाई करती हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रही हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन हो रही है। प्रोसेस कॉस्टिंग में बेसिकली किया क्या जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली एवरेज पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है। हर यूनिट की पर यूनिट नहीं निकालते, हमारे पास टोटल यूनिट्स आ जाएं उनका हम एक एवरेज पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं कि नॉर्मली हमारी पर यूनिट कॉस्ट की औसत कितनी है, ठीक है, 50 है, 60 है, जितनी भी है, हम उसकी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। और मेन काम इसमें यही है कि मटेरियल, लेबर, FOH की कॉस्ट को असाइंड करते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड के हिसाब से, यूनिट्स नॉर्मल लॉस के हिसाब से और इन प्रोसेस के हिसाब से। तो ये बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्रोसेस कॉस्टिंग का। सवाल या फॉर्मेट, सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है, असलम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR। हमने इसमें बेसिकली जो प्रोडक्शन हुई है उसकी एक रिपोर्ट चार्ट बनाना है, ठीक है, कि जो यूनिट्स कंप्लीट हो गए उन पर कितनी लागत आई है, इन प्रोसेस वालों पर कितनी है, और फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर जो हमारे पास मंथ होगा वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। पहली चीज़ जो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने सीखनी है वो है क्वांटिटी स्केड्यूल। नाम से जाहिर है क्वांटिटी, मिकदार के बारे में बात होगी। ये वो हिस्सा है सवाल का जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मिकदार लिखेंगे। अब मिकदार वाली चीज़ समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो लेवल है इसमें 2 ही डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड सेकंड डिपार्टमेंट। याद रखिएगा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चीज़ें तब ट्रांसफ़र होती हैं जब वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो आपके लेवल पर अब तक 2 डिपार्टमेंट हैं। अच्छा, अगर पहला डिपार्टमेंट है इसका मतलब अभी काम शुरू किया है, तो आप लिखेंगे यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, कितने यूनिट्स हमने स्टार्ट किए हैं बनाना। और लेट्स सपोज क्वेश्चन में वो कहता है कि हम सेकंड डिपार्टमेंट में हैं,
इट मीन्स पिछले डिपार्टमेंट में कुछ वर्किंग हो चुकी है, इसका मतलब पिछले डिपार्टमेंट से कुछ यूनिट्स हमें रिसीव होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इन दोनों में से एक चीज़ आपने लिखनी होगी। अगर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन तो यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। अगर पिछले डिपार्टमेंट से हमें रिसीव हुए हैं तो हम लिखेंगे यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ये आपको क्वेश्चन में वो खुद बता देगा हिंट के थ्रू, या आपने खुद समझना है कि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है या सेकंड डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट चीज़, कितने कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने स्टार्ट तो किए कुछ यूनिट्स, या पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव तो हुए, ऐसा हो सकता है ना कि उसमें कुछ कंप्लीट हों, या वो आपको ये कह दे कि ट्रांसफर्ड आउट या ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। इसका मतलब भी यही है कि जो यूनिट्स आपके हैं वो क्या हैं? कंप्लीटेड हैं। कंप्लीट होंगे तो हम उसको अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। अब ऐसा भी पॉसिबल है और तकरीबन हर क्वेश्चन में होगा कि कुछ ना कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जिस पर अभी काम होना बाकी है, जो अभी फुली कंप्लीटेड नहीं है, उनको हम कहते हैं यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। उसमें वो आपको परसेंटेज दे सकता है कि मटेरियल 50% कंप्लीट है, लेबर 70% है, FOH 80% है, या और भी परसेंटेजेस हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन होगी कि यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हैं, इन पर अभी काम बाकी है। उसके बाद आते हैं जी लॉस यूनिट्स। अब लॉस दो किस्म का है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या है। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस है जो अनएवॉइडेबल है, जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। जैसे कि आपने सीमेंट की बोरियां मंगवाई हैं तो आपको पता है कि 4-5 ख़राब होनी ही होनी हैं। शीशा मंगवाया है, आपको पता है कि 2-4 शीशे टूटने ही टूटने हैं, वो आप चाहें भी तो उनको नहीं बचा सकते। तो ये क्या कहलाते हैं? नॉर्मल लॉस, जो एक्सपेक्टेड होता है कि जो होना ही होना है, ठीक है। और नॉर्मल लॉस के लिए हम एडजस्टमेंट निकालते हैं, एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट्स, वो भी तब जब आपका सेकंड डिपार्टमेंट हो। एबनॉर्मल लॉस जो कि अवॉइड किया जा सके, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई, फायर आ गई, आग लग गई, ये हमारे पास क्या है? एबनॉर्मल लॉस। तो ये तो आपको मैंने इनकी डेफिनेशन और बता दिया कि ये क्या होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में आप कैसे समझ पाएंगे कि ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? तो जिस क्वेश्चन के साथ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दे दी जाए लॉस यूनिट की, तो आप समझ जाएं कि ये एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस के लिए हमें कॉस्ट अलग से निकालनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालनी पड़ेगी, जबकि नॉर्मल लॉस में हम सिर्फ एडजस्टमेंट निकालते हैं। तो आपको इनका डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हैं। तो क्वांटिटी स्केड्यूल बेसिकली क्वांटिटी है, कितने यूनिट स्टार्ट किए या पिछले डिपार्टमेंट से कितने यूनिट रिसीव हुए, कितने मुकम्मल हुए, कितने यूनिट्स पर काम जारी है, कितना नॉर्मल लॉस हो गया है और कितना हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो ये बेसिकली आपका क्वांटिटी स्केड्यूल था। सेकंड चीज वो है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को बेसिकली कॉस्ट लगी कितनी है। अगर हम सेकंड डिपार्टमेंट में हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। भाई पिछले डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट आई है। लाजमी बात है पिछले डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ वर्किंग तो हुई है, कुछ ना कुछ कंप्लीशन तो हुई है, कोई ना कोई काम तो हुआ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लागत तो आई होगी, कॉस्ट आई होगी। वो कॉस्ट आपने यहाँ लिख देनी है और सामने उसकी आपने पर यूनिट कॉस्ट निकली है। अब पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी ये हम वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको समझाएंगे। अगर तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है, अभी यूनिट स्टार्ट किए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट तो नहीं आएगी। उसमें फिर आप सिर्फ लिखेंगे मटेरियल, लेबर और FOH। लेकिन अगर सेकंड डिपार्टमेंट है तो आपने कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट भी लिखना है और नीचे आपने ये हेडिंग भी देनी है, कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, मटेरियल, लेबर और FOH। अब अक्सर वो ये कह सकता है कि प्राइम कॉस्ट इतनी है, तो प्राइम कॉस्ट बेसिकली मटेरियल प्लस लेबर होती है। अगर वो प्राइम कॉस्ट दे दे इसका मतलब है कि मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट उसमें इंक्लूड है, तो आपको सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अगर वो कहे कन्वर्जन कॉस्ट, इसका मतलब है कि लेबर और FOH की कॉस्ट उसमें शामिल है। आपको सेपरेटली लेबर और FOH लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट लिख देंगे। आपने टोटल कॉस्ट ऐड करनी है, पर यूनिट कॉस्ट ऐड करनी है और यहाँ आप लिख देंगे। तीसरी चीज़ वो है टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। बेसिकली इसमें यह बताया जाता है कि जो यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं उस पर आने वाला खर्चा कितना है, उसका तरीकाकार क्या है। जितने यूनिट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है टोटल पर यूनिट कॉस्ट। टोटल पर यूनिट कॉस्ट मींस ये जो पर यूनिट कॉस्ट आएंगी इनका जो सम है इससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है यूनिट्स कंप्लीटेड को। जितने यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं उसको आपने टोटल पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवाना है। टोटल पर यूनिट कॉस्ट का मतलब है इन सब पर यूनिट कॉस्ट को ऐड करके जो यहां वैल्यू आएगी उससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अगर आपके पास सेकंड डिपार्टमेंट है तो फिर आपने ये हेडिंग देनी है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इसका तरीका क्या है, यूनिट्स इन प्रोसेस, जो आपके पास इन प्रोसेस की यूनिट्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से। जो पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट आई है उसके पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करवाना है यूनिट्स इन प्रोसेस से, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इन प्रोसेस की यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवाने। अब रह गया जी वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स। उसमें आपके पास तीन चीज़ें हैं, मटेरियल है, लेबर है और FOH है। ये निकालने का तरीका क्या है, इन प्रोसेस की यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो मटेरियल की परसेंटेज दी होगी क्वेश्चन में, यूनिट्स इन प्रोसेस मटेरियल की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट। ये जो आपके पास मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है इससे आपने यहां पर मल्टीप्लाई करवा देना। बाकी लेबर FOH के लिए भी सेम ही सिचुएशन है, इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय लेबर की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय लेबर की पर यूनिट कॉस्ट। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड, यूनिट्स इन प्रोसेस FOH की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय FOH की पर यूनिट कॉस्ट। इनको आपने लिखकर सारों को ऐड अप कर देना है, आपके पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ जाएगी। ये जो टोटल कॉस्ट आएगी अकाउंटेड फॉर ये बराबर होनी चाहिए कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के टोटल के। अगर ये इक्वल आ गई इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में जितने यूनिट्स कंप्लीट हो गए, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट और वर्क इन प्रोसेस में जो आपके यूनिट्स हैं उन पर कितनी लागत आई है। एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये हम सिंपल फॉर्मेट कर रहे हैं, इसमें नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट शामिल नहीं है फ़िलहाल, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट शामिल नहीं है फ़िलहाल, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स की शामिल नहीं है और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का प्रोसेस भी शामिल नहीं है। बेसिक्स बताई गई हैं आपको, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चन से पहले हम आपको उनकी ट्रीटमेंट एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बेसिकली ये है कि मिसाल के तौर पर 100 यूनिट्स 50% कंप्लीट हैं, 100 यूनिट्स 50% कंप्लीट हैं। इसका मतलब है कि हम अगर पूरा जोर लगाते इन यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए तो कितने यूनिट्स कंप्लीट होते, सिंपल सी बात है 100 का 50% लेते 50 यूनिट्स कंप्लीट होते। तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहलाता है। इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है यूनिट्स कंप्लीटेड, उसके बाद यूनिट्स इन प्रोसेस उसको मल्टीप्लाई करवाना है अपनी परसेंटेज से। मटेरियल के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस यूनिट्स इन प्रोसेस मटेरियल की परसेंटेज। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस भी है तो फिर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो मटेरियल की परसेंटेज गिवन होगी उससे आपने मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह लेबर, सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड, फिर प्लस यूनिट्स इन प्रोसेस
लेबर की परसेंटेज प्लस एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लेबर की परसेंटेज जो कि एबनॉर्मल लॉस के लिए बताई गई है। सेम यही प्रोसीजर फैक्ट्री ओवरहेड के लिए आएगा। यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस यूनिट्स इन प्रोसेस, परसेंटेज ऑफ एफओएच फॉर यूनिट्स इन प्रोसेस। यूनिट्स इन प्रोसेस के लिए जो एफओएच की परसेंटेज दी गई है वो, प्लस एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय एफओएच की परसेंटेज जो कि एबनॉर्मल लॉस के लिए दी गई है। इनको आप ऐड अप कर देंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकल आएगा। अब ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्यों निकाला? बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में जो मटेरियल की कॉस्ट दी गई है उसको आपने डिवाइड करवा देना है मटेरियल यूनिट्स इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से जो मटेरियल के यूनिट्स निकले हैं उन पर आपने डिवाइड करवा देना है। बेसिकली मटेरियल की कॉस्ट को मटेरियल के यूनिट से डिवाइड करवा देना है। लेबर के लिए पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेंगे, लेबर की कॉस्ट जो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में गिवन है डिवाइडेड बाय लेबर यूनिट्स इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री ओवरहेड यूनिट्स इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और आखिर पर कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। तो मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स, एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय एफओएच के यूनिट्स, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें थी आपके पास, क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड पर यूनिट कॉस्ट। ये 5 चीज़ें आपने अगर सॉल्व कर ली तो पेपर में आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट या सीपीआर या प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे और अगली वीडियो से हम प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें फीडबैक देकर बता सकते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और पहली दफ़ा अगर हमारे चैनल पर आप आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बगैर वापस मत जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।